आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इसका चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 भारत में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन है, व्याख्या करें। क उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो चलिए पहले इसको करते हैं। कई उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, परंतु हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। कई आंदोलनों ने समाज सेवकों के नेतृत्व में इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। ख है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो चलिए इसको करते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत में बढ़ते मूल्यों ने जन सामान्य के सामने कठिन स्थिति पैदा कर दी थी। गांवों में युवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीणों में व्यापक गुस्सा था। 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के अन्य भागों में फसल खराब हो जाने से खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल व बीमारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ग है, भारत में लोग रॉल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो चलिए इसको करते हैं। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकने के क्रम में रॉल्ट एक्ट के तहत भारतीय नेताओं को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखा जाता था। इससे भारत के लोग रॉल्ट एक्ट के खिलाफ थे। घ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? तो चलिए इसको करते हैं। गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण ही 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? तो चलिए इसको करते हैं। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका मतलब यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने तथा सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखे। जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन। तो पहले क करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उस दिन बहुत सारे ग्रामीण अमृतसर में बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों ओर से बंद था। बाग शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह मालूम नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाग के मुख्य द्वार से निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में डायर ने बताया कि वह सत्याग्रहियों के मन में दहशत बिठाना चाहता था। अब है ख, साइमन कमीशन। तो चलिए इसको करते हैं। ब्रिटेन की
नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था तथा उसके विषय में सुझाव देने थे। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि और अध्याय 1 में दी गई जर्मेनिया की छवि की तुलना कीजिए। चलिए इसको करते हैं। भारत माता की छवि भारतीय राष्ट्रीयता की प्रतीक थी, जबकि जर्मेनिया की छवि जर्मन राष्ट्रीयता की प्रतीक थी। भारत माता की छवि जर्मेनिया से अर्थ में अलग है, क्योंकि भारत माता की छवि में के निर्माण में धार्मिक तत्वों को आधार बनाया गया है। भारत माता को एक हिंदू देवी के रूप में चित्रित किया गया है। उसके हाथ में त्रिशूल है, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा है। वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है। हाथी व शेर दोनों ही सत्ता व शक्ति के प्रतीक हैं, जबकि जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, क्योंकि बलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मेनिया के चित्र को सूती झंडे पर बनाया गया था। अब है चर्चा करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। चलिए इसको करते हैं। विद्यार्थी, वकील, व्यापारी, शिक्षक, किसान और आदिवासी, बागानी मजदूर आदि 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सामाजिक समूह हैं। 3 सामाजिक समूहों की आशाएं और संघर्ष निम्नलिखित हैं। व्यापारी, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी अधिक नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उनकी कीमत 102 करोड़ से 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से मना कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर सिर्फ भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। किसान और आदिवासी, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के विरुद्ध था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कई स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों तथा व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाहियों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। असम में बागान मजदूर, तो चलिए इसको करते हैं। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का अर्थ यह था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते थे, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का अर्थ था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे।
1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह छूट उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी का राज आ रहा है, इसलिए अब तो प्रत्येक को गांव में जमीन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो चलिए इसको करते हैं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को अपने आंदोलन में शामिल करना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी, क्योंकि नमक का प्रयोग गरीब अमीर सभी करते थे। इसलिए नमक पर कर तथा उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। सफलतापूर्वक नमक यात्रा चलाकर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता। चलिए इसको करते हैं। यह अनुभव हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इसके विषय में बताएंगे कि किस प्रकार हमने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। हम उन्हें बताएंगे कि राष्ट्र की सेवा करना हमारा पवित्र दायित्व बन गया था। इससे हमारे बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागेगी और वे भी अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। तो चलिए इसको करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका के पक्ष में थे। उनका कहना था कि यदि मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से अलग निर्वाचिका की आवश्यकता पर जोर दिया। हिंदू सोचता है कि अलग निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।